अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम उनसे अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। संचालक जी अब साफ दिख नहीं रहे जब तक आचार्य जी से अनुमति आचार्य जी बोले जी। अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम सम्माननीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से आग्रह करता हूं कि आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करें। आचार्य जी शायद नहीं जुड़े क्या सर? आचार्य जी जुड़े, आवाज नहीं आ रही सर, आप जी ईयरफोन निकाल लीजिए। बिना ईयरफोन के ही बात कर रहा हूँ। हमारी आवाज? हाँ अब आ रही सर। ठीक आ रही सर। सभी महापुरुषों को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ और आज जो ये संगठन विस्तार को लेकर मीटिंग रखी गई है तो मैं माननीय संचालक जी को, हमारे संस्थापक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करने की आचार्य होने के नाते अनुमति प्रदान करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे अनुरोध करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महासचिव, मध्य प्रदेश के संयोजक माननीय कमलेश बौद्ध जी, संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी आए और आज के इस वेबिनार में संगठन विस्तार को लेकर के अपनी बात रखें। सबसे पहले तथागत बुद्ध और बुद्ध से लेकर मान्यवर साहब कांसीराम तक सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की व्यवस्था कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर साहब, अध्यक्ष जी और सभी सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे एनएस भारती साहब, सभी सम्मानित साथियों को जो मीटिंग में जुड़े हैं, जय। जैसा कि आज विषय है विस्तार, तो मैं जितनी ज्यादा चर्चाएं होंगी, जितनी आपस में बातें होंगी, जितना होगा, संगठन को उतनी ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सतत एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें और हमारे मन में जो भी बातें हैं संगठन को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आपस में चर्चा करें और चर्चा से निष्कर्ष निकालें वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है और सही गलत की पहचान कर अमल किया। तो ये महत्वपूर्ण बात है। पर पिछले दिनों रांची में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात एक फेडरल कैंप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उत्तराखंड में हुआ। ये दोनों कार्यक्रम भी जो हुए हैं वो संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, संगठन की ताकत पैदा करने के लिए और संगठन को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए दोनों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऐसे कार्यक्रम और भी आगे होंगे
सभी संगठन अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियों के साथ काम करते हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी अपनी रणनीति के साथ काम करता रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मूल उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, उसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कौन कौन सी बातों से समाज को जगाया जा सकता है, समाज को एकत्रित किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती है। और इन्हीं मुद्दों पर जो चर्चा होती है तो उनसे कई बातें सामने निकल कर आती है। सम्मानित साथियों, संगठन को मजबूती के लिए सबसे पहले, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बड़े जोर देकर अपनी बात पे कहते हैं कि अगर संगठन में अनुशासन नहीं है तो संगठन लंबे समय तक नहीं चल सकता। आचार्य जी भी अपने कैडर में ये बात कहते हैं कि एक अनुशासित, एक आदर्श हमारे कार्यकर्ता की आवश्यकता हमें होती है। और जो आदर्श कार्यकर्ता होगा, अनुशासित कार्यकर्ता होगा, वही समाज में एक बड़े पैमाने पर काम करके दिखा सकता है, काम करके किसी अंजाम तक पहुंचा सकता है। पर साथियों, संगठन विस्तार को लेकर जो संगठन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उसको हमें समझने की आवश्यकता है। 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन हुआ। संगठन का जो स्वरूप है वो सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और जमीन तक हमारे कार्यकर्ता होंगे, बीच में सभी जिले में, संभाग में सभी पद होंगे और उन पदों पर राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय कमेटी जो निर्णय लेगी, उन पर जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उन पर सभी मिलकर काम करेंगे। इसी क्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने चिंतन मंथन करके एक सम्यकजीवी संघ बनाने का प्रयोग प्रारंभ किया। और सम्यकजीवी संघ बनाने का जो उद्देश्य था कि हमारे समाज में कुछ त्यागी युवा आगे आए और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। हमने शुरुआत की और हमें अभी तक भी जो काम करना चाहिए या जिनकी और संगठन ने मौका दिया। सबसे पहले 2014 में मैंने देखा एक सम्यकजीवी हुआ करते थे, एक दो बार मिले, इसके बाद उनके जो भी उनको लगा हो। क्या होता है कि जब किसी संगठन की राष्ट्रीय विंग होती है, मूल संस्था होती है, तो उसके बाद साथ जब पैरेलल कोई ऑफशूट संस्था खड़ी की जाती है तो उसका जो प्रमुख, जो पहला व्यक्ति होता है, उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अगर आप सम्यकजीवी संघ बना है तो उसका जो प्रथम व्यक्ति है तो उसको भी राष्ट्रीय उस संगठन के माध्यम से, भले वो एक ही क्यों ना हो, लेकिन उनको ये माना जाता है कि राष्ट्रीय लेवल के हमारे वर्कर हैं, राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक ये विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तुलना में ये रखते हैं, तो इसलिए उनको बराबर का सम्मान दिया जाता है। बहुत सारे संगठनों में आपने ऑफशूट विंग देखी होंगी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो कोई भी सम्मेलन होता है, कहीं भी होता है, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर कुर्सी लगाई जाती है, कई प्रकार का उनको सम्मान दिया जाता है। और भले चाहे उनको अकल कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो संगठन के प्रथम व्यक्ति हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा शुरू से ही होता रहा है। पर मैंने जो संगठन में देखा कि कुछ दिन वो रहे और चले गए, तो जो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल पे कम समय में, बिना संघर्ष के, किसी बिना मेहनत के, और जब हमें सीधा किसी संगठन में राष्ट्रीय लेवल पे स्थान मिल जाता है तो हमें गलतफहमी ये होने लगती है कि अब हम बहुत ही जानकार हैं, क्योंकि संगठन ने राष्ट्रीय लेवल पे हमें बिठा दिया है। और पूरे देश भर में जब आप राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं तो निश्चित है कि पूरे देश भर के लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें अपने आप में ऐसा फील होता है कि अब देश जानने लगा है और इस संगठन को मैं ही चला रहा हूँ, ऐसी मुझे गलतफहमी या हर व्यक्ति को होने लगती है। तो ऐसा मैंने देखा कि 14 में एक सम्यकजीवी हमारे बीच में थे और उन्होंने सम्यकजीवी के बाद में उन्होंने कहा मैं बच्चों पे काम करूंगा, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज कहीं मुझे नजर नहीं आते हैं। इसके बाद में सम्यकजीवी संघ का जो कॉन्सेप्ट था उससे गुजरात के भी युवा प्रभावित हुए, और गुजरात के युवा प्रभावित हुए, वो भी आए, पर उनको सेना में थे तो उनके सर में चोट थी, मेंटल थे वो, तो उनका मानसिक संतुलन उन्होंने खोया और वो यहाँ से भोपाल में उनको रखा था, तो भोपाल से वो अचानक बिना बताए भाग गए और काफी संगठन और सबको परेशानी का सामना करना पड़ा और वो भी संगठन को छोड़कर चले गए। अभी लगातार कार्यक्रमों के बाद में अभी एक नया घटनाक्रम हुआ है। मैं
संगठन विस्तार पे ही चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि संगठन का एक महत्वपूर्ण, संगठन में सिर्फ हम जोड़ते रहे और संगठन में इस तरह की जो बातें होती हैं तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं इतनी विस्तार से आज बात रख रहा हूँ, क्योंकि जब वो चले गए तो बाद में लगातार कार्यक्रम हुए। अभी हमारे पास एक सम्यक जीवी और थे, आजाद बौद्ध, जिनको मध्य प्रदेश से, सीहोर जिले से, मेरे जिले से ही वो आते हैं। मेरे वो संपर्क में आए तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा काम करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो मैंने राष्ट्र उनको पहुंचाया, मिलवाया, संगठन के समक्ष रखा। संगठन ने कहा नहीं, बहुत बढ़िया है, आप करना चाहते हैं करिए। संगठन ने उनको पर्याप्त समय मौका दिया, पूरे देश में प्लेटफॉर्म दिया, और जब जहाँ संगठन की व्यवस्थाएं रही, रहने के लिए, खाने के लिए, जो सारी व्यवस्थाएं संगठन की तरफ से एक व्यक्ति को एक जरूरत होती है, वो सारी व्यवस्थाएं की। लगातार काम चलता रहा, लगातार उनकी पहचान एक सम्यक जीवी के रूप में संगठन ने कराई, पूरे देश में कराई। एक दो साल से मैं कि उनको लगा था कि अब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। बात मैंने भी महसूस की। 2 वर्ष पहले लगभग सांची का कार्यक्रम होना था। सांची कार्यक्रम में तैयारी को लेके मेरे को सांची जाना था, तो मैंने कहा कि आज ही आप फ्री हैं तो आप चल सकते हैं, मेरे साथ चलना चाहें तो चलिए। थोड़ा तो मैंने कहा चलिए। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बात आज एकदम अचानक जो हुई है, वो क्यों एकदम इस तरह की, उनके मन में क्या चल रहा था वो हम आज भी नहीं समझ पाए। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सभी लोगों को पता होना चाहिए। हम गए रात को, लगभग हमें कहीं जाना था, जिस व्यक्ति से मिलना था उन्होंने फोन नहीं उठाया, हमें 9 बज गए सांची में। फिर मुकेश जी ने कहा सर घर पे खाना बनवा लूं, तो मैंने कहा भाई 9 बज गए हैं, घर पे कोई नहीं है तो दिक्कत होगी, रात को 12 बजे तक हम खाना बनाते खाते रहेंगे, तो आपकी जो व्यवस्था हो वैसा करिए। तो मैंने कहा सर होटल पे ही खा लेते हैं। हमने होटल पे खाना, ये भी हमारे साथ में थे, तो हमने कहा भाई आजाद जी आप भी खाना खाएंगे? बोले ठीक है सर मैं भी खा लेता हूँ खाना। इन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया। फिर मुकेश जी ने हमारी होटल में रुकने की व्यवस्था की, हम लोग होटल में रुके, आजाद जी भी हमारे साथ रुके, और बाकी एक और साथी हमारे साथ थे राजू भारती, वो भी हमारे साथ रुके। हम रात में होटल में रुके, और सुबह जब हम जहाँ जाना चाहते थे वहां जाने के लिए निकले, तो इन्होंने आचार्य जी से शिकायत की कि मुझे रात को होटल में खाना खाना पड़ा और मुझे होटल में रुकना पड़ा, होटल में बेड पे सोना पड़ा। तो सम्मानित साथियों, हमने जबरदस्ती खाना होटल में नहीं खिलाया था, सबके साथ थाली ले इसने खाना खाया, इन्होंने भी अपनी खाना खाया। ये कह सकते थे कि भाई मैं होटल में खाना नहीं खाऊंगा, अगर कहीं घर से व्यवस्था होगी तो ही खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, ये इनकी मर्जी थी। लेकिन उन्होंने जब खाना खाया, होटल में जब जाके बेड पर सोए, तो ये भी बेड पर सोए, पर सुबह आचार्य जी से कहेंगे मुझे बेड पे सोना पड़ा, होटल में सोना पड़ा। तो होटल में भी थी तो बड़ा हॉल खाली था, वहां भी ये सो सकते थे। कोई बात नहीं, हमने आचार्य जी को ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसमें साहब से, आचार्य साहब से बात की कि सर ये गलत है इस तरह का, अगर आप अपने अनुशासन में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं हमें तो ये करना ही है, पर जो व्यवस्था में उसका मार्ग है, जिसकी सामने वाले से व्यवस्था हुई की, और आप अनुशासन में रहते हैं तो एक टाइम अगर नहीं भी खाते तो चलता, कोई बात नहीं, चला। हमने उस बात को नजरअंदाज किया। इन्होंने मेरी शिकायत आचार्य जी से की, कोई बात नहीं। पर इसके बाद में लगातार हमने इनका कोविड में जहां भी कोई कमी, मेरे तरफ से मैं हमेशा ये ध्यान रखता था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, संगठन के सदस्य हैं, तो हमेशा, और ये आचार्य जी पूरा संगठन ध्यान रखता था, जितना हमसे प्रयास बनता था परिवार के सदस्य के नाते हम पूरा करते थे। पूरा 2 साल के लगभग 5,000 रुपए महीने का रूम भोपाल में लेकर पूरा रखा। पर जब ये रूम छोड़कर नागपुर अचानक जाने का इनका प्लान बना, अब इन्होंने एक मैसेज बना के पूरे मध्य प्रदेश के ग्रुपों में डाला कि आज से मेरा मध्य प्रदेश कार्यालय आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, पर मेरा आज से कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का पैसा मुझसे ना मांगा जाए, मेरे भरोसे पे ना दिया जाए। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यालय हमने रेंट पे लिया था, मेरे विभाग पे, मेरे कार्यालय हमें किराए पे मिला, इनको हमने बाद में शिफ्ट किया, तो इनकी पहचान किराया हम पेमेंट करते थे, लोगों से हम पैसा मांगते थे। पर आप जब जाते समय ये कह रहे हो कि मेरे भरोसे पे नहीं लेना, इसका मतलब पूरा संगठन चोर है। आपको लगता है संगठन के भरोसे पे मत लेना, आप मेरे भरोसे पे रहे थे। इस तरह का इन्होंने उस समय मैसेज दिया। ये बात मैंने सभी साथियों को बताई। मैंने कहा देखिए इस तरह की हरकत कर रहा है, ये नागपुर बिना बताए चलेगा संगठन की, किसी की कोई, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय से आपको निर्देश मिला है, बोले नहीं मिला है।
आप अपनी मर्जी से नागपुर जाना चाहते हैं जाइए, हमें कोई दिक्कत। आचार्य जी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा उनको नहीं रहना रहने दीजिए, नागपुर जाना चाहते जाने दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, नागपुर जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये घटनाक्रम हुआ। इसके बाद में 6 दिसंबर का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था सीहोर में, और मतलब देवास में प्रोग्राम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांची प्रोग्राम के निरीक्षण करना चाहते थे, तो सांची आए। सांची से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम स्थल का निरीक्षण किया, ग्राउंड का, और इसके बाद में उनको रास्ते से सीधे सीहोर होते हुए आए। तो सीहोर में 6 दिसंबर का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने साहब से निवेदन किया कि सर अपने यहाँ जो सीहोर में कार्यक्रम है इसमें आप और 10 मिनट का समय दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो साहब ने कहा ठीक है, अच्छा, इससे अच्छी क्या बात है। साहब सीहोर के कार्यक्रम में शामिल हुए। 6 दिसंबर का बढ़िया कार्यक्रम था। जैसे साहब निकलने लगे तो इनके भाई ने साहब का रास्ता रोक लिया, और साहब का रास्ता रोक के बोला कि मैंने मेरे भाई को 20-25 साल पढ़ाया है और 20-25 लाख रुपए खर्च किए, तो मेरा हिसाब करो, मुझे पैसे दो, इसके बाद में आप मेरे भाई को अपने साथ रख सकते हो। आपने कहा देखिए हम उनकी मर्जी से उनको रखे हुए हैं, हम कोई जबरदस्ती उनको नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाक्रम उसमें हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता, नहीं तो मैं आप पे केस करूंगा। इस तरह की इनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर साहब के साथ बदतमीजी की, पैसे मांगे कि मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो हम कोर्ट केस करेंगे और आपको देना पड़ेंगे। मैंने भाई पे इतना खर्च किया पढ़ाने लिखाने पे, और आपने मेरे भाई को बहका कर अपने संगठन में रखा है। ये घटनाक्रम हुआ। पर प्रोग्राम था तो साहब ने मुझसे कहा अब तैयारी कैसी चल रही है, सब अपने साथ इतने सारे लोग हैं, वो काम बांटिए। उनका जी सर। तो मैंने सम्यक जीवी उनका भी कुछ उपयोग करिए। जी सर। तो सम्यक जीवी का उपयोग करिए तो साहब ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, जबलपुर मेरे को दूर पड़ता है और जबलपुर समय भी नहीं दे पाया। सम्यक जीवी के पास समय होता है, ये जबलपुर संभाग में रहकर काम करेंगे। तो इन्होंने कुछ लक्ष्य देकर जबलपुर लगाएंगे, सांची कार्यक्रम तक आप जबलपुर में रहेंगे और वहां से पब्लिक और लोग जो हमारे पदाधिकारी उनका सहयोग करके वहां कलेक्शन की व्यवस्था करेंगे। पर इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या किसी के बिना पूछे जबलपुर पहुंचे बिना इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथियों से बात की और जम्मू कश्मीर का टिकट बुक करा लिया। सांची में प्रोग्राम हुआ है, संगठन के किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं लिखा और अपनी मर्जी से जबलपुर से सीधे जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम डिसाइड कर लिया। और इसके बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो ये उत्तराखंड चले गए इनकी अपनी मर्जी से। कोई किसी संगठन के व्यक्ति ने इनको नहीं कहा कि आप उत्तराखंड जाइए, मगर अपनी मर्जी से जहां मन की इच्छा होती थी वहां घूमते रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, संगठन ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कहीं बात हुई, मैंने इस चीज को कोई माइंड नहीं किया। पर अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने एक मैसेज मुझे डाला कि मैं अपना इस्तीफा लिख के डाला और उसमें नीचे लिखा कि अगर कल तक मैं ये मैसेज बादल सिंह बौद्ध जी को भेज दूंगा इस्तीफा अपना। मैं देख नहीं पाया, व्यस्तता रहती है तो मैं उस मैसेज को नहीं देख पाया। तो अगले दिन इनका फिर मैसेज आया कि मेरा इस्तीफा आपके संगठन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आपके संगठन का बहुत बहुत साधुवाद। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, भैया आप आपने जिस उद्देश्य के लिए इस्तीफा दिया आप उस उद्देश्य में सफल हो। फिर ये लिखते हैं कि मैं आपके संगठन को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे जी तैयार करके दिखाए। तो हमने कहा कि भाई आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को छोड़ दिया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, आप फालतू नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अगर आपकी कोई बात है तो कमेटी के सामने आपको रखना है। जब आपने इस्तीफा ही दे दिया है तो फिर आप इस पे बात नहीं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो कहने लगे कि आपका संगठन और आप लोग डरते हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपके ये चैलेंज स्वीकार कर लो। इस तरह का इन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा देखिए आप ये फालतू बात मत करिए, अब आपको जो अच्छा लगे करिए। तो इस तरह का घटनाक्रम पूरे समय में हुआ। समाज ने इनको हर तरह से मान सम्मान दिया, सब जगह दिया। हमने ये सोचा था कि ये राजपूत मेवाड़ा समाज से आते हैं और एक अलग ओबीसी से आते हैं, तो इनकी पहचान है, तो समाज में ये करेंगे और समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर पूरा जो है हमारा जो बुद्धिस्ट समाज है, जो हमारा समाज है, उसने पूरा इनका सहयोग किया। ना ये समाज से निकल के कहीं बाहर गए, ना इन्होंने अपना दायरा बढ़ाने का कोशिश की। जो भी इनकी बात रही हो वो उन तक सीमित है। मैं उनके विषय में अब इससे ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पर संगठन में हमने संगठन की तरफ से कभी जो भी प्रयास हुए जो बात करने का प्रयास किया। ऐसे अचानक उन्होंने इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है, क्या उनके दिमाग में रहा था, तो ये राष्ट्रीय आचार्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज्यादा बेहतर समझते हैं, बादल साहब समझते हैं। मेरे को जो घटनाक्रम पता था वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इसके लिए मेरे पास बार बार कई लोगों के फोन आ रहे थे, सर
ये इन्होंने ऐसा इस्तीफा क्यों दे दिया, इसमें कोई घटना हो गई, किसी से कोई झगड़ा हो गया क्या, किसी से कुछ कहा-सुनी हो गई। तो मुझे तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि संगठन में किसी से किसी की कोई कहा-सुनी हुई हो। पर जो लगातार मैं देखता चला रहा था पिछले 2 वर्षों से कि ये अनुशासन से बाहर जाकर, संगठन के अनुशासन से बाहर जाकर लगातार काम कर रहे थे। और नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कहीं न कहीं ये कहीं और किसी संगठन के संपर्क में आए होंगे या जहाँ भी उनके जो रहा होगा, तो उसी के चलते उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। और ज़्यादा वो खुद बता सकते हैं या फिर संगठन के राष्ट्रीय जो हमारे संवाददाता साथी वो बता सकते हैं। तो हमें संगठन में अनुशासन होकर काम करना है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार-बार कहते हैं कि वो एक चीन का उदाहरण भी देते हैं, उदाहरण सबने सुना है, मैं नहीं दोहराऊँगा। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी। और संगठन अनुशासन से चलता है, संगठन का जो निर्णय होता है वो अकेले किसी व्यक्ति का नहीं होता है, जो राष्ट्रीय लेवल पे निर्णय होते हैं वो सारे निर्णय नीचे तक आते हैं। और लोगों की व्यक्ति विशेष को टारगेट करके काम करने की या किसी की पर्सनल जो द्वेष होती है वो सामाजिक और संगठन के लिए, दोनों के लिए घातक होती है। हमें अपने इस तरह के आग्रह से बचते हुए हमें काम करना चाहिए। और बस मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी साथियों का बहुत-बहुत साधुवाद। जय भीम। बहुत साधुवाद माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी। आपने सम्यक जीवी के संदर्भ में कुछ प्रकाश डाला। वाकई में ये डाउट था, बहुत सारे साथियों को डाउट था, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जी सर जी महासचिव जी हैं अपने उड़ीसा से, महेश्वर संदर, थोड़ा उस समय उनको जी बिल्कुल बिल्कुल सर। महेश्वर संदर, तो जैसा कि आदेश हुआ है, उड़ीसा से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महासचिव माननीय महेश्वर सांदा साहब जी इसमें जुड़े हुए हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज की इस विषय पर अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांदा जी, राष्ट्रीय महासचिव आरबीएम। मेरी वॉइस आ रहा है? जी सर, धन्यवाद। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संतों को मैं नमन वंदन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय प्रकाश भारती जी, उपाध्यक्ष धर्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर आज जितने भी महासचिव, सचिव, संयोजक जो जुड़े हुए हैं और साथ साथ में जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, और उद्देश्य आप सभी को मेरे ओर से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। साथियों, आज संगठन और संगठन का विस्तार के लिए चर्चा रखा गया है, और संगठन विस्तार को मैं दो पार्ट में लेता हूं, एक संगठन और एक विस्तार। तो संगठन की तो जैसे कि कम समय में मुझे थोड़ा बोलना है तो इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि संगठन को मजबूत करेंगे, सुंदर करेंगे, प्रसारित करेंगे, विस्तार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कहते रहते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कहते हैं संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत का मतलब लकड़ी जैसा मजबूत, पत्थर जैसा मजबूत, लोहे जैसा मजबूत या स्टेनलेस स्टील जैसा मजबूत, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं संगठन को विस्तार करेंगे। विस्तार का मतलब 1 स्क्वायर फुट, 1 मीटर, 1 एकड़, 1 पंचायत, 1 ब्लॉक, 1 जिला, 1 स्टेट या राष्ट्र भर, ऐसा भी नहीं है। हम कहते हैं संगठन को ऊंचाई का बुलंद पर पहुंचाएंगे। ऊंचाई का मतलब 5 फुट,
10 फुट एक बिजली का खंभा, 10 बिजली का खंभा या 100 बिजली का खंभा, वो भी नहीं है। हम कहते हैं संगठन को सुंदर बनाएंगे। सुंदर का मतलब जैसे फल से आम बहुत सुंदर होता है, आम जैसा सुंदर, गुलाब जैसा सुंदर, गगन जैसा सुंदर वो भी नहीं। तो हम जो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, सुंदर करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, संगठन का जो परिभाषा है, जहां मुझे पता है संगठन अपना जो आइडियोलॉजी है, अपना फिलोसॉफी है, उस आइडियोलॉजी फिलोसॉफी का ऊपर हम लोग कितना खड़े उतरते हैं। अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बात किया जाए, जिक्र किया जाए, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो अपना जो लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्ट्स है, वो है कि एक प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण के साथ साथ निर्माण होना चाहिए, और निर्माण के साथ साथ मैं नहीं धम्म सर्वोपरि होना चाहिए, और एक आदर्श समाज बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ने के लिए, अपना एजेंडा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि संगठन को अगर हमें मजबूत करना है, सशक्त करना है, ऊंचाई पर ले जाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसका जो विचार, संस्कार, आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, उस पे अगर हम लोग टिके रहेंगे, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों का टिके रहेंगे, चाहे कितना भी बड़े आंधी आए, चाहे कितने भी बड़े तूफान आए, चाहे कितने भी समंदर जो लहर आता है, लहर आए, उस लहर को भी हम लोग टकराने के लिए मजबूत, सशक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं। और अगर हमारा लक्ष्य और ऑब्जेक्ट के ऊपर हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, और बहुत सारे बातें कर रहे हैं, बहुत सारे महापुरुष का, बाबा साहेब का, बुद्ध का बात तो करते हैं, अगर उसको अपना जो जीवन में नहीं लगा सकते हैं, तो ये बाकी सब कुछ भी नहीं है। इसीलिए साथियों, आज और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें लेफ्ट आउट होता है, राइट आउट होता है, फॉरवर्ड होता है, स्टॉपर होता है, बैक होते हैं, गोलकीपर होता है, कैप्टन भी होते हैं, और सभी को लेकर खेल खेला जाता है, और अपने गोल को हम लोग आगे लेकर हम लोग विनर बन सकते हैं। लेकिन सब अच्छा खेलना भी जरूरी है, अच्छे कैप्टन की भी जरूरत है, अच्छे गोलकीपर की जरूरत है, और अच्छे फॉरवर्ड, अच्छे लेफ्ट आउट, अच्छे राइट आउट से लेकर अच्छे स्टॉपर से लेकर सबको लेके खेलना है। लेकिन सब अच्छा भी होंगे, फिर भी अगर हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं गेम, तो उसका पीछे और भी एक कारण हो सकता है कि जहां पर हम लोग खेल रहे हैं उस मिट्टी का क्या प्रभाव है। मिट्टी अगर गीला है तो कितना भी जोर से आप बॉल को मारिए, वो बॉल जाता नहीं, यही रुक जाता है, थोड़ा जाता है। तो इसलिए मिट्टी को चट्टान की जैसा सूखा होना जरूरी है, तब जाकर बॉल मारेंगे तो जाकर गोल पोस्ट में गिरेगा, स्कोर होगा और हम विनर होंगे। अभी 3-4 दिन पहले से
हमारे जो सम्यकजीवी साथी हैं, हमारा छोटे भाई हैं, और उन्होंने जो मैसेज दिए थे, उस मैसेज देने के बाद मुझे कई सारे साथी हमारे अलग अलग प्रांत से फोन किए कि सर क्या हुआ, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा से क्या हो रहा है। मैं सबका बात सुनता रहा, लेकिन किसी को कोई उत्तर अभी तक दिया नहीं हूं। मैं इसीलिए नहीं दिया हूं कि मुझे हर बात का जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक मैं एक तरफ से बोलना अच्छा बात नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत उधर से और इधर से भी जानने की कोशिश किया हूं, और जानने के बाद ये नतीजा पर पहुंचा हूं कि 2-3 बात रख के मैं कहना चाहता हूं कि पहला बात है कि किसी भी संगठन का अगर कोई विंग्स हो, जैसे कि सम्यकजीवी हो, कल्चरल विंग हो, अलग अलग विंग होता है, उसी विंग्स का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसी कार्यक्रम का जो सभापति है, जो जनरल सेक्रेटरी है, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनका बैनर तले होता है, उस संगठन का बैनर तले होता है कार्यक्रम, तो उनको सम्मानित करना, ये जो भी कार्यक्रम होगा उनका दायित्व बनता है, और ये कानूनी तौर से ये जायज है। तो मैंने एक मैसेज पढ़ा कि सम्मानित के लिए मतलब प्यासे हैं, भूखे हैं, लड़ाई है, ऐसा पढ़ा मैंने। तो ऐसा नहीं है, हमको समझना पड़ेगा कि कल को अगर हम यहाँ कोई सोशल एक्टिविटीज करेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से कुछ फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, कुछ शिक्षा शिविर करेंगे, कोई भी काम करेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म करना और उनके नेतृत्व में उनको सम्मान करके हम लोग काम करना ही ये सिस्टम है। और दूसरी ओर क्या है कि मान लीजिए मेरा अगर किसी काम पर अशांति है, मैं अगर समझता हूं कि ये काम जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सिस्टम से नहीं हो रहा है, तो मेरा जो कानूनी तरफ से बता रहा हूं मैं कि मेरा संगठन का जो हायर अथॉरिटी है, वो अभी हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हायर जो, तो मुझे अगर कहीं पर कुछ काम पर मुझे अड़चन आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ उसको और अच्छा बेहतरीन तरीके से करना चाहता हूं, तो मेरा दायित्व बनता है ये कानूनी तरफ से, ये संगठन का जो नियम होता है उसी तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं पहला बात करता हूं। वो बात अगर नहीं सुनते हैं तो मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, अगर दूंगा ये ऐसा सब बात है और ऐसा ऐसा समस्या है, और मुझे बुखार हुआ है और मैं अगर सर दर्द का मेडिसिन खा रहा हूं तो मुझे बुखार कम होने वाला नहीं है। तो जो रोग है उस रोग को उसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर है। ऐसे ही जब ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज ये है अनडेमोक्रेटिक, और ये सिस्टम से बाहर और सिस्टमेटिक नहीं है। अगर कुछ भी ग्रीवेंसेस है, देखिए आप देखे होंगे मैं कभी भी विचार रखता हूं तो जो भी सार्वजनिक रखता हूं, क्योंकि संगठन का हित में ही हम बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे ले जाने के लिए। और मुझे अगर और भी कुछ अच्छा लगता है तो मैं डायरेक्ट बात करता हूं, बाहर बात करूंगा भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं मैसेज करूंगा ऐसा ऐसा समस्या है और मैसेज जाकर और कहीं फॉरवर्ड करूंगा, ये सिस्टम से बाहर है। तो हम लोग जब संगठन
की बात कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और संगठन जब हम काम करते हैं, संगठन में हमें कई तरह का अड़चन आएंगे, कई तरह का समस्या आएगा, कई तरीके का हमको अलग अलग समय में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम लोग को अलग अलग समस्या आता रहेगा। उस समस्या को हम देखेंगे, समझेंगे और उसका हल निकालने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। वो हल चाहे हमसे निकल सकता है, आपसे निकल सकता है, और किसी से भी निकल सकता है। और वो बैठकर हम लोग को इसका हल निकालना पड़ेगा। और आज जब हम ये इस बात कर रहे हैं, तो एक बात हमको ठान लेना पड़ेगा कि अभी जो इस देश का जो सबसे बड़ा समस्या है, और इस देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्र का जो, ये राष्ट्र को एक अलग दिशा काम कर रहा है, ये मामूली शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा पावरफुल है। वो ज्ञानी है, उनका पास हर स्ट्रैटेजी है, उनका पास हर पावर है, उनका पास सब कुछ है। और हमारे पास, हम छोटे हैं। तो अभी हम छोटे छोटे लोग किसके पास गीत गाने का कला है, किसके पास नाचने का कला है, किसने का पास बोलने का कला है, किसके पास थोड़ा पैसा देने का क्षमता है। हम सभी लोग अगर मिल जाते हैं और मिलकर अगर ये कारवा को आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी हम हमेशा बहुजन का बात करते हैं, बहुजन का बात करने से पहले हम लोगों के पास ऐसा जिगर भी होना चाहिए, सबको साथ में लेने के लिए। सबको साथ लेना पड़ेगा। भले ही किसी से हमारा अच्छा संबंध ना रहा होगा, लेकिन जब संगठन का विचार आता है, जब संगठन का आइडियोलॉजी का बात आता है, जिसका फिलोसफी का बात आता है, उस समय हमको सबको मिलना पड़ेगा। आज हम सांची गए थे, सांची में एक चीज मुझे वो देखने को थोड़ा बहुत समस्या हुआ। वो समस्या को समस्या नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें हमने बहुत चीज देखा, अच्छा चीज। और एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पूरा देश का जो भिक्षु संघ है, आज एक आशा लेकर देख रहा है कि अरे ये एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये शायद कुछ कर सकता है, ये शायद कुछ आगे ले सकता है। बहुत उम्मीद लेकर वो लोग सोच रहे हैं। और हम लोग छोटे छोटे बात को लेकर अगर ऐसा सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग आगे ये कारवा को ले नहीं जा सकते हैं। ट्रेन, अभी मैं उड़ीसा का संबलपुर से हूँ, और ट्रेन मान लीजिए संबलपुर से दिल्ली जा रहा है, और जब दिल्ली ट्रेन जा रहा है तो संबलपुर से कोई बैठेगा तो कोई झारसुगुड़ा में उतर जाएगा, कोई झारसुगुड़ा में बैठेगा तो कोई बिलासपुर में उतर जाएगा, कोई बिलासपुर में उतरेगा तो कोई सतना में उतरेगा, कोई सतना में चढ़ेगा, फिर आगरा में कि ग्वालियर में चढ़ेगा, बढ़ेगा, आगे उतरेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ट्रेन को दिल्ली जाना है, तो हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर जाने के लिए हमको सभी को साथ लेना पड़ेगा। और जो ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते हैं, आज जो राष्ट्र के ऊपर इतना बड़ा समस्या आ रहा है, आज संविधान खतरा में है, आज देश परिवर्तन की ओर सोच रहे हैं, आज मनुवादी के ऊपर सरकार कुछ लेने की कोशिश में है, आज नया पार्लियामेंट हाउस बन चुका है, आज हर निजीकरण हो रहा है, हर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज राष्ट्रीय उद्योग पूरे देश में खत्म होने जा रहा है, आज फार्मर का ऊपर बड़ा लड़ाई है, आज वर्कर्स का ऊपर में बहुत विपद है। और उसी समय में अगर हम लोग ये संकीर्ण मानसिकता लेके चलेंगे, जो चलेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, और कोई भी अगर अपने आप को सोचता है हीरो, तो हीरो हो नहीं पाएगा। हम सभी लोग कंधे में कंधे मिलाकर, जिसका पास जो भी हुनर है, हम मिलकर चलेंगे तो संगठन को मजबूत करने में और भी हमको बल मिलेगा। और चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी लहर आए, कितना भी बड़े से बड़े, हम उड़ीसा का लोग हैं, हम हर साल बड़े बड़े तूफान देखते हैं, और आप टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, हम आंखों देखी देखते हैं, और हर तूफान को कैसे मुकाबला करना है हम भी जानते हैं। हम भी संगठन में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। भले ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन संगठन को कैसे आगे ले जाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, उसके बारे में हमको अच्छी तरह पता है। और इसीलिए साथियों, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत, आपके पास एक्सपीरियंस है,
है, मैं उसको सम्मान से लेता हूँ, लेकिन हम अगर छोटे छोटे बात को लेकर चलेंगे तो हम लोग ये जो कहते हैं कि उनके साथ लड़ाई करेंगे, ये संभव नहीं है। हम सभी को मिलना पड़ेगा, भले ही सभी का अलग अलग समस्या है, सभी का समस्या ऐसा किसी का नहीं है। जो आज जितने भी हम जो देख रहे हैं कि 75 साथी जुड़े हुए हैं, पर 75 का साथी के अंदर सभी का अलग अलग समस्या तो है, लेकिन राष्ट्र की जो समस्या है, देश को जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए, एक स्वाभिमानी जिंदगी बिताने के लिए हमको सबको एकजुट करना पड़ेगा। साथियों, आप सब समझदार हैं, समझने वाले को इशारा काफी है। और मैं इसी बात को कहते हुए आपने मुझे कहने का मौका दिया, पुनः मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आचार्य से लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष से लेकर सभी महासचिव, सचिव और सारे कॉमन मेंबर्स को भी मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इस संगठन को और मजबूत करेंगे। जिसका भी जो सवाल होगा, उस सवाल को जवाब हल करने के लिए सारे आंसर हमारे पास है, हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। और मैं जाते जाते ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत उनको भी कल फोन किया था आजाद जी को, और उनको काफी समझाया भी हूँ। मैं बोला आप भले ही समझजीवी हो, आपके पास बुद्ध का, बहुजनों का और सारे महापुरुष का ज्ञान है, वो ठीक है सर, लेकिन अभी भी आप मेरा छोटे भाई जैसा हो, समझने की कोशिश करो, लड़ाई में शामिल हो जाओ, और आप इसको नादानी जैसा बात मत करो। रिजिनेशन का प्रोसीजर अलग होता है, कानून अलग होता है, और कानून जानकार बहुत बड़े बड़े हैं, मैं भी कानून जानता हूँ अच्छी तरह से। आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, मैं समझा, मैं हमेशा खुले दिल से मैं उनसे उनको वो बताया कि दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी आपको सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा हम लोग को मंच मिला है, इस मंच के जरिए हम लोग कैसे, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, भले ही कुछ समय के लिए किसी को पद दिया गया हो, लेकिन हम लोग जब तक अपने आप को एक नहीं समझेंगे, हम लोग काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बताया भी है, अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे कहीं भी बुलाया जाए तो मैं बोला ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन आप ये बचपना जैसा बात मत करिए, आप मेरे छोटे भाई जैसा हो। भाई ठीक है, आप एक संकल्प लिए हो, एक आगे बढ़ने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए सोचे हो, तो उसका जो सोचे हो वो भी एक अच्छा दिशा में होना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों में आप वायरल कर देंगे बोल रहे हैं, वायरल का मीनिंग आप भी समझते, हम समझते, ऐसा बचपना जैसा बात नहीं करते। तो ठीक है साथियों, और हम लोग इस बात पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और संगठन को हम सभी लोग मिलकर कैसे मजबूत करेंगे, यही उम्मीद के साथ हम रहते हैं। आप मुझे कहने का मौका दिया, आप सभी को सब प्रेम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय महेश्वर सांदा जी, आपने विस्तार पूर्वक को बातें रखी। व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत दक्ष हो सकता है, बहुत बड़ा स्पोकमैन हो सकता है, लेकिन संगठन के प्रति जो संगठन की संहिता है, संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो वो संगठन के लिए अनुकूल नहीं होता है। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय MR प्रशांत साहब जी, वो वेबिनार में जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आएं और आज के इस वेबिनार में विषय पर अपनी बात रखें, और समय के साथ समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे सभी वक्तागण। तो मैं अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वो आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय MR प्रशांत साहब जी। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं सबसे पहले विश्व को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश देने वाले सम्यक संबुद्ध महाकारुण तथागत गौतम बुद्ध तथा सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर अंबेडकर को आज के इस वेबिनार में त्रिवार बंदन करते हुए, साथ में बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, इसके साथ साथ
हमारे कुशल मार्गदर्शक, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धनप्रकाश भारती जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हम कमलेश बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के जो अभी जो वक्ता के तौर पर बोले, हमारे उड़ीसा के जो ऊर्जावान साथी मान्यवर मैसर संड जी, और आज के इस वेबिनार का कुशल संचालक माननीय SN भारती जी को, और जितने भी जुड़े हुए पदाधिकारी, जो मान्य गण्य वरेण्य प्रबुद्ध उपासक उपासिका को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। तो कहते हैं अकेला व्यक्ति बदलाव को सोच सकता है, लेकिन एक संगठन उसको रूप दे सकता है। इसी तरह आज हमारे सामने एक आदर्श के तौर पर जो सम्यक जीवी उभरे हुए थे, देश चाहता था कि नहीं आज अकेला एक ही सम्यक जीवी है, लेकिन सम्यक जीवी तुरंत वो अपने जो मिशन जो है युवा है, और युवा होते हुए भी अधूरा काम को छोड़कर चले गए, और ये जो चले गए, जैसे कहा जाता है जो गुस्सा जो होता है वो विवेक को नष्ट कर देता है। तो मन के अंदर जो सम्यक वाणी होना चाहिए, हमारे जो मार्गदर्शक समझाते हैं, तो सम्यक वाणी के अभाव से ये सब होता है। संगठन तो रातों रात बन जाते हैं, लेकिन संगठन चलाने के लिए योग्य कार्यकर्ता, साधन सामग्री जुटाने के काफी समय लगाना होता है। संगठन तो वर्तमान में बनाए जाते हैं, परंतु अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे भविष्य में दीर्घकाल चलाना पड़ता है। हमारे मार्गदर्शक हमेशा बोलते हैं, मुझे तो रातों रात नींद नहीं आता है। जो मान्यवर काशीराम साहब के संकल्पित विचार भारत को बोधमय करूंगा, हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर कोई सोचे थे वो हमारे मान्यवर काशीराम साहब। तो उस काम को पूरा करने के लिए इसको हम कैसे आने वाले पीढ़ी में इसको आगे बढ़ाए, इस संगठन को विस्तार करें। और ठीक यानी ये कभी गैप नहीं हुआ। हम जानते हैं इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फुले के 1948 से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक हमारे 108 का जो संघर्ष, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने दीर्घ के 40 साल उसको चलाने के बाद, अगर बाबा महापरिनिर्वाण के बाद, मान्यवर काशीराम साहब के महानिर्वाण के बाद तुरंत इसको आगे बढ़ाने वाले अगर कोई हमारे जो अनुभवी हैं, कुशल अनुभवी, ये है हमारे मार्गदर्शक मान्यवर धनप्रकाश भारती जी। आज हमारे बीच में है, लेकिन आज जब वो है हमारे, तो साथ में हम उनके अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ जो कार्यकारिणी अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक के बौद्ध साहब बोलते हैं, नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट। जब अनुशासन नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। इसलिए तो फूले अंबेडकर के संघर्ष के कारण लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना तो काफी जागी है, लेकिन उनमें अपने अधिकारों को पाने के लिए जैसा संगठन चाहिए था, ऐसे नॉलेज यूनिवर्सिटी के तौर पर हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये काम तो कि मान्यवर के बतबू मैंने जैसे मान्यवर चाहते थे, उसी हिसाब से जो भविष्य का जो कार्य पद्धति था, उसी हिसाब से इस संगठन शुरू हुआ है। और एक बात है हमारे सम्यक जीवी साहब, तो मैं एक यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक विटनेस भी हो सकता हूं। तो हमारे मार्गदर्शक बार बार उनको समझाते थे, अरे हमारे जो ऑफिस होता है, जैसे हमारे कि शशि मैम है, मुकेश गौतम है, वो वहां रहकर इसको सारे ऑल ओवर इंडिया को हैंडल कर रहे हैं। तो इसी तरह तो चलाने के लिए हमारे आगरा में ऑफिस है,
तो ऑफिस में आप वहां रुक जाइए। मेरे सामने 2 बार बोल चुके हैं, और आपको मैं 4 व्हीलर भी दिलवा दूंगा, और सिस्टम से हम काम करेंगे। जब तक सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो कि ये काम कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये नजरअंदाज कर दिए 2 बार। फिर बरेली में भी एक मीटिंग हुआ, तो बरेली के मीटिंग में भी जब जाने का था तो नहीं, मैं अपने मन से जाऊंगा। तो ये मन के, तो यानी जब हम ये देखते हैं वेबिनार, तो बहुत सारी चीज सिखाया जाता है, शायद मैं आज तक मैं कभी सीखा नहीं हूं। तो उनमें से 2 प्रचारकों के 10 गुण जो होता है, तो 10 गुणों में जो एक गुण जो हमारे मार्गदर्शन समझाए थे, जो पहला जो है धम्म प्रति आस्थावान होना, समय होना, ये तो था हमारे सम्यक जीवी के पास। धम्म को समझाने की क्षमता, यानी हम समझाएंगे कोई चीज, मीठी बात में समझाएंगे तो जरूर लोग समझ सकते हैं, और धम्म को समझाने की क्षमता। और जो 5वां जो बात बोले थे, जो वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान, जो हमारे एक संगठन का जो प्रमुख होते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम नहीं चलेंगे तो इसका अनुशासन का भंग होता है। तो जब वरिष्ठ पदाधिकारियों का अगर सम्मान नहीं करते हैं, हम भाई नहीं समझते हैं, इनके आदेश एक, यानी जो ओबीडिएंट नेचर, जैसे हीरो बोलते हैं, H पर स्टैंड पर हेल्थ, E स्टैंड पर एजुकेशन, R स्टैंड पर रॉयल्टी, एंड E स्टैंड पर O स्टैंड पर ओबीडिएंट। एक आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज जो 5वां में जो वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान, ये जो चीज है, ये थोड़ा अभाव लगा मुझे, आज मैं बोल दे रहा हूं। और सम्यक वाणी का भी थोड़ा अभाव था इनमें, इसलिए ये संगठन जो विस्तार होना चाहिए, उनका नेतृत्व लेना चाहिए। ये चीज जो है देश भर में इनको नेतृत्व लेना भी था। तो ये जो हमारे संगठन को विस्तार करने के लिए जो चीज होता है, उनमें से एक है जो एक प्लानिंग होता है। तो एक आदमी कैसे क्या कर सके, उनका जो सहयोगी साथ देने वाला आदमी, बार बार बोल रहे हैं, इतने यानी काफी उम्र हो चुका है हमारे मार्गदर्शक जी का, वो चाहते हैं युवा नेतृत्व। एक युवा जब साथ में है तो युवा लोग आना नहीं चाहते हैं। हम देश में 100 ऐसे युवा तैयार करना चाहते हैं, और हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये उद्देश्य है, ऐसे युवा जो 100 के देश भर में प्रचार करे। इसके लिए जो एक नियोजन होता है, प्लानिंग यानी योजना, तो इसको साकार देने के लिए ये वहां रहना पड़ेगा। बार बार भी बोलते हैं, एक ऑफिस कार्यालय तो है, फिर स्टाफ चाहिए, फिर क्या होता है, तो डायरेक्शन 4 में है, डायरेक्शन या निर्देशन या मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। फिर 5 जो है, तो 5वां में जो है माने कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। और 6 होता है रिपोर्टिंग, यानी अहवाल यानी प्रतिक्रिया क्या होता है। उसके बाद तो बजटिंग जो होता है, अंदाज पत्रक यानी प्री एंड फाइनल। और 8वां में होता है पब्लिक रिलेशन, माने जनसंपर्क। हम जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम करेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए दिमाग जो होता है, अपने दिमाग से चलेंगे तो ये नहीं होता है। हम बोलेंगे अपने मन से मिशन चलाएंगे तो मिशन कैसा चल सकता है। आज भी जो मिशन है हमारे जो महापुरुषों के त्याग और बलिदान के तौर पर, उसी विचार को लेकर हमें आगे चलने का है। तो इसी हिसाब से अपने जो देखिए, आज हम तो ये काम करते रहे, लेकिन हमारा क्या सुधार हुआ। हमें अपने तरीके से नहीं, हमारे महापुरुषों के विचार के तरीके से काम करना, उनका मस्तिष्क से काम करना पड़ेगा। हमारे आज 40 साल का तजुर्बा है, अनुभव है हमारे मार्गदर्शक माननीय धर्म प्रकाश जी का, इनका अनुभव तो लेना चाहिए हमको। और उसके बाद जो है तो पब्लिसिटी जो है, प्रसिद्धि, तो ये चीज होता है। तो इसी हिसाब से हम जब संगठन चलाते हैं, तो जब चलाते हैं तो उसमें शत्रुओं के भी ध्यान देना पड़ता है, और ये कैडर बेस होना चाहिए। तो इसी बहुत सारे प्लान है हमारे मार्गदर्शन साहब के, तो प्लान के मुताबिक, योजना के मुताबिक
हमें चलना चाहिए। हमारा कैडर जो है वो मानवतावादी का स्थापना करेगा वो। तो इसीलिए हमारा तो ये कैडर बेस्ड संगठन है, कैडर बेस्ड के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और ये जो शत्रु के सभी संगठन हमारे विघटन करने के लिए आज इतने, देखिए कम में हम साइड मार देते हैं छोटी छोटी बात को लेकर हम, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर हमें सोचना चाहिए। यानी हमारे ये जो मस्तिष्क है, आज तक हम शिक्षित नहीं, जैसे बोलते हैं अशिक्षित को शिक्षित करना और शिक्षित को सुशिक्षित करना और सुशिक्षित को संस्कारित करना और संस्कारित को सुसंस्कारित करना और सुसंस्कारित शासक बन सकता है। इसी तरह हम लोग देश में हमारे पूर्वजों के जो धरोहर है, संस्कृति को हमको उद्धार करने का है, उसका पुनर्जीवित करना है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो काम है, जो इतना बड़ा लक्ष्य है, पवित्र मिशन है, तो ये मिशन को हम हल्का से ले जाते हैं। तो इसलिए हमको हमारे साथी लोग सब अपने हृदय मिलाए तन मन से, और हम सब साथ देने के लिए कोई पीछे ना हटे। और इस संगठन में सब बराबर है। जैसे हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब जो समझाते हैं कि एक माने तथागत जो थे वो हमारे संघ नायक, और संघ नायक यानी वो संघ का दिशा देने वाले हैं। और जो भिक्षु संघ था और उन्हीं आदर्श से, उन्हीं मार्गदर्शन में चलने वाला। और भिक्षु संघ जो होता है, तो ये भिक्षु संघ जो होता है ये समाज का आदर्श होता है, मॉडल ऑफ द सोसाइटी हम चाहते हैं। तो इसी तरह ऐसी शिक्षा देने के बाद भी हम लोग शिक्षा को सही तरीके से इसको यानी हम कैच नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। तो ये बहुत दुर्भावना है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, इसलिए तो जब धम्म हम बोलते हैं तो सब पाप सकरणम कुशल संपदा सचित्त पर्यदपनम एतम बुद्धान शासन। यानी कोई भी पाप, ऐसा गलती काम नहीं करना चाहिए हमको, या ऐसा गलती कभी भी होना नहीं चाहिए। और हमेशा मन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, कुशल भावना उत्पन्न होना चाहिए, अपना चित्त को निर्मल करना चाहिए। ये जो सद्गुण का हमें शिक्षा, धम्म के बारे में जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो धम्म को अगर हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो धम्म को हम कभी आगे चला नहीं सकते हैं। तो इसी तरह ये धम्म को आगे चलाने के लिए हमारे साथ में इतना तजुर्बा, मैं बातचीत करता हूँ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं से, बोलते हैं हमारे सामने ऐसे आदर्श हैं। हमारे निर्जरा बहन जी से भी बातचीत करता हूँ, ताई जी से, तो वो भी बोलती है कि हमारे सामने ऐसे हैं। फिर हम लोग फिर उनको नहीं सम्मान करते हैं और इनके बात पर सम्मान नहीं करते हैं। तो ये अनुशासन का जो बहुत ठीक है, आप बहुत समझा सकते हैं। जैसे धम्म पर हमारे धम्म पालन गाथा में है, न तावता धम्म धरो यावता बहु भासति यो च अपम भी सुत्तान धम्म कायन पश्य। इसको आचरण में लाना बहुत जरूरी है। हम इतना प्रज्ञावान बने ये बड़ी नहीं, संगठन यानी जो हमारे महापुरुषों के विचार का जो संग्रह को हम संगठन लेकर हमारे मानव कल्याण के लिए रास्ता हम प्रशस्त करें, ये हमारा संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। और इस तरह सब बराबर जैसे ऐसे हम निकलना चाहिए। इस यानी जो मनोवादी व्यवस्था है, जो इनके जो संगठन जो विघटनकारी शक्ति का मुकाबला करने के लिए हमें, जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव ये महेश्वर चंद्र जी बोले, हम तूफान से भी जूझने का ताकत होना चाहिए। एक ऐसा ऊर्जावान साथी हमें बनना है और हम इसको करके स्वीकार करेंगे। इसलिए तो हमें अपने शत्रु के कार्य पद्धति को ठीक से समझना होगा। तो पहले उनके पूर्वजों के अपने लोगों को वर्ण तथा जाति के नाम से तोड़कर रखा था, और अब स्वतंत्र भारत में जाति का महत्व कम होते देखकर उन्होंने अपने लोगों को पूरे देश में हजारों संगठन के नाम से तोड़कर रखा है। महान भागवत ने 2009 में एक बात बोला था, तो महान भागवत ने 2009 में अपना एक भाषण में बोला था, हम इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं, अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मतलब हमारे लोगों के दिमाग में संगठन नाम करके 2600 संगठन भर्ती कर दिए हैं। तो ये संगठन जो मनोवादी व्यवस्था और आपस में द्वेष निर्माण करने का, और जो हम अगर देखेंगे तो देखिए ये अभी हमारे जो बुद्ध और उनका धम्म
का जो वाचन में हमारे आज यानी जो बुजुर्ग के बोस साहब बोले कि हम किस धर्म से क्या पाते हैं, हम मुसलमान से तो क्या मिलता है भाईचारा, ईसाई से हमें क्या मिलता है क्षमा गुण होता है, और हमारे बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से क्या मिलता है करुणा, और जो मनुवादी हिंदू धर्म से हमें क्या मिलता है घृणा। यानी अभी अब तक में हमारे जहान में, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में इस नफरत जो वो भरा घुसा हुआ है, ये भूसा को हमको निकालना पड़ेगा। उस भूसा को जब तक हम नहीं निकालेंगे, अपने आंख में आग में तेल डालकर अगर हम सही चीज को नहीं देखेंगे तो कभी हम नहीं चल सकते इस विस्तार के लिए। अभी से ये मौका और कभी नहीं मिलेगा। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे अपने कुशल मार्गदर्शक हैं और ऐसे सब जो ये विद्वान समर्पित कार्यकर्ता हमारे सामने हैं, इनको अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं और आपको जिंदगी में ऐसा मिलना मुश्किल है, तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बात को ध्यान में देना और ये जरूर हम लोग इसको जी जान लगाकर ये काम करें और फिजिकली काम करें और डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो ऊपर के तौर से जो अनुशासन जो निर्देश होता है उसी को मानकर चले। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात रखी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, वो आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। नहीं बहुत अच्छा। बादल सिंह सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी महामानव, उनको नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब, बहुजन सम्राट माननीय कांसीराम साहब, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश साहब, धर्म प्रकाश भारती जी साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एकमेव आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब, उपाध्यक्ष जी माननीय प्रशांत साहब, सभी महासचिवगण, सभी प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर महोदय, संभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर महोदय, सभी जिले के कोऑर्डिनेटर महोदय और सभी उपस्थित आदरणीय जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। संगठन विस्तार पर हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है। कई बार सांची कार्यक्रम से पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने घोषणा की है और सूचना दी है कि राष्ट्रीय संगठन का, प्रदेश के संगठन का और जिला स्तर के संगठन का पुनर्विचार करके विस्तार किया जाएगा। और सांची का कार्यक्रम, इसके लिए आपके लिए एक टास्क है। इसमें कौन कौन व्यक्ति कितना कितना कार्य करते हैं, कितना कितना परफॉर्म देते हैं, इसके अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। तो बीच में हम सभी साथी ये न समझें कि किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी कारण की वजह से इस प्रकार का कार्य संगठन पर किया जा रहा है। ये एक दो बार और चलेगा। हमारे शेष महासचिव और हमारे साथी रह गए हैं, अगले संडे पर हम उनका भी विचार लेंगे और जैसा साहब बताते हैं उस प्रकार से हम सबसे पहले जिले में 5-5 सदस्य ऐसे गठन करेंगे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गाइडलाइन को मानकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मेंबरशिप पर ज्यादा ध्यान दें और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो 3-4 मकसद हैं उन मकसदों पर ही बात करेंगे। पहला मकसद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो हमने संस्था से सीखा है, आचार्य जी ने जो बताया है, भारती जी ने हमको बताया है, ये मुख्यतः यही है कि मैं नहीं धम, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। देखने में ऐसा आता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और मैं नहीं हम, ऐसा भी इसमें हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो मोटो है मैं नहीं धम में यही चलेगा। जातिहीन समाज की स्थापना के लिए कार्य करना, यही चलेगा। मॉडल ऑफ द सोसाइटी के लिए सोसाइटी के मॉडल तैयार करना, यही चलेगा। अगर हमको सोच के अनुसार मॉडल ऑफ द सोसाइटी नहीं बनेंगे तो
जो ग्रस्त लोग हैं उनमें से ही हम काम चलाऊ मॉडल ऑफ द सोसाइटी के लोग तैयार करेंगे। इसके तैयार करने के लिए प्रथम कड़ी हमारा जिला है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस जिले में सभी जितने भी साथी बैठे हैं अपने अपने जिले में, चाहे वो कोई भी पद अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे अपने संभागीय अध्यक्ष हो, कोई भी हो, अपने अपने जिले में 5-5 जवाबदार साथियों की सूची बनाकर राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। और एक व्यक्ति जो 5 साथी हम बनाएंगे, ये साथी ज्यादा से ज्यादा हमारे जो 4 मोटो हैं, एम है, लक्ष्य है, उनको कार्य करने का हम प्रथम तौर पर कार्य करेंगे। और आचार्य जी अब बिल्कुल कमर कस के तैयार हो चुके हैं कि आप 25 लोग भी प्राथमिक तौर पर 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सिलेबस समझना चाहते हैं तो आप उनके आने जाने की टिकट की व्यवस्था करेंगे। अगर आप टिकट नहीं करवा सकते हैं किसी भी जिले में तो हमको बताइए, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से करेंगे। या आचार्य जी अधिकतर आज तक जितनी भी जगह गए हैं वह स्वयं ही अपने टिकट से गए हैं, वह किसी अन्य के टिकट पर नहीं गए हैं। फिर भी हमारा रिस्पेक्ट बनता है कि आचार्य जी को हम जिस जिले में बुलाएं उनका हम टिकट करें, भारती जी को हम जिस स्टेट में बुलाएं उनका टिकट व्यवस्था हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्टेट इकाई को करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन करता हूँ। दूसरा, हम स्टेट लेवल पर भी एक प्रक्रिया अपनाएंगे। ज्यादा साथी अगर हमको नहीं मिलते हैं तो हम 5-5 ईमानदार और गाइडलाइन के अनुसार चलने वाले साथियों को लेना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। और कई स्टेट की कार्रवाई और सूचियां हमारे पास आ चुकी हैं और कई राज्यों की सूचियां तैयार हैं। उनको सबसे जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का तरीका है कार्य करने का, लोकतांत्रिक तरीका है, उस लोकतांत्रिक तरीके से राय मशवरा और सबके जानकारी लेने के बाद उसको हम डिसाइड करते हैं। तीसरा है हमारा जनरल सेक्रेटरी। जितने भी द्वारे हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सांची का कार्यक्रम और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके ही कार्य की वजह से सफल हुए हैं, उनने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ साथी जो हमारे वो कार्य नहीं कर रहे हैं और बहुत दूर है संगठन से, तो उन पर भी हमें विचार करना है। ये संगठन के विकास और विस्तार की प्रक्रिया के तहत है। किसी साथी को हमको दोषी नहीं ठहराना, किसी साथी को हमें गलत सिद्ध नहीं करना, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, हम उनसे जोर जबरदस्ती से फोर्स से काम कराना नहीं चाहते। दूसरा, हमारा एक और खास मुद्दा है कि मैं लंबे समय से महसूस कर रहा हूँ कि आईटी सेल के लिए भी हमें एक ऑप्शन की तलाश है। जो साथी आईटी सेल में अपना समय देना चाहते हैं वह राष्ट्रीय कार्यालय को अपना नाम और बता दें कि मैं महीने में कितने दिन साथ कार्य कर सकता हूँ, कितने दिन साथ दे सकता हूँ। तो हमारे 4 बुधवार होती है, 4 सोमवार होते हैं, 4 इतवार होती हैं, तो 12 मीटिंग ये कंप्लीट है। इसके बाद भी कोई सभी महापुरुषों की जो जयंतियां बीच में आ जाती हैं उन पर भी कार्य करना होता है। मीटिंग लगभग हमारी 1 महीने में होती है, तो एक व्यक्ति को 15 मीटिंग संभालना दिक्कत भरा कार्य होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो साथी आईटी सेल में काम करना चाहते हैं, वह साथी आईटी सेल के काम के लिए भी हमें अपने नाम स्वेच्छा से दे सकते हैं। विचार उपरांत हम आईटी सेल के ऑप्शन के रूप में 2-3 ऑप्शन बनाना चाहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन एक इकाई होती है समाज की, और समाज तूफानों को झेलने की क्षमता रखता है। संगठन और कार्यकर्ता अगर तूफानों को झेलने की क्षमता रखते हैं तो वह समाज में अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य करने की ताकत भी रखते हैं। आचार्य जी बार बार बताते हैं कि एक लड़के को देवत्व प्राप्त, एक राजा की रानी की लड़के को देवत्व प्राप्त किया जाना था, लेकिन वो देवत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच में ही डिस्टरबेंस हो जाता है,
तो उसको देवत्व प्राप्त नहीं हो पाता है। ये आपने बार बार आचार्य जी के उससे सुना होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम कार्य करने की लिए परिपक्व होने की अवस्था तक पहुंचते हैं, उसके पहले ही हम या तो हमारी मनमानी कर लेते हैं, या अनुभवहीनता के कारण कुछ कार्य हो जाते हैं, या फिर हम मार्गदर्शन को नहीं मानते हैं। संगठन अनुभव से चलता है और मार्गदर्शन से चलता है। अगर हम मार्गदर्शन भी नहीं मानते और अनुभव भी हमारे पास नहीं है, तो फिर मनमानी होती है, और मनमानी के चलते विपरीत स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती है, एक संगठन के लिए दुखदाई पैदा होती है। इसलिए हमें ज्यादा साथी जिले में, स्टेट में नहीं रखना है। 5 ही साथी अच्छे तरीके से रख के उनका नाम राष्ट्रीय कार्यालय को आपको भेजना है। ये 5 साथी ही गाइडलाइन के तहत कार्य करेंगे। गाइडलाइन को न समझने के कारण, गाइडलाइन पर न चलने के कारण, आपस में डिबेट न करने के कारण, डिस्कस न करने के कारण हमारे साथ इस प्रकार की घटना होती है। आचार्य जी ने 2009 में ही हमें बताया कि धम्म के 2 सेनापति माने जाते हैं, सारीपुत्र और महाभोगल्याण। इस धम्म के 2 बड़े सेनापति के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों को तथागत से मिलाने का कार्य अश्वजीत नाम के एक भिक्षु ने किया था। तो मन ही मन में सारीपुत्र और महामोगल्याण इन दोनों को अपना गुरु मानते थे, और जिधर को अश्वजीत जाते थे, सारीपुत्र और महामोगल्याण उधर कभी पैर करके भी नहीं सोते थे। इतना सम्मान, अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का इतना सम्मान हम सारीपुत्र और महामोगल्याण से सीखते। आचार्य जी ने हमको 2009 में भी बताया, और कैडर के प्रथम पेज पर ही लिखाया है। तो हमसे जो वरिष्ठ हैं, या हमको जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तक ले जाते हैं, उनको भी हम हमसे अग्रज माने, क्योंकि वह पहले जान चुके हैं। उनका हम कभी विरोध न करें, क्योंकि उनका विरोध करने वाले उनके ऊपर वाले बैठे हुए, उनके ऊपर जो है वो हो सकता है उनकी भी अच्छाई और बुराई का एक जॉब कार्ड तैयार कर रहे हो, माइनस कर रहे हैं, प्लस करते हैं। तो इसी आधार पर संगठन हमारा काम करता है। संगठन व्यक्तिगत नहीं होता है, संगठन सार्वजनिक होता है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, और लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य किया जाता है। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो वह मोनोपोली होगी, एकाधिकरण होगा, संगठन के नियमों का भंग होना होगा, और संगठन के नियमों को हम किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संगठन है तो हम हैं। अगर हम हैं और संगठन नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। धम्म है तो हम सब हैं, धम्म है तो संगठन है, धम्म है तो दूसरे संगठन भी एक संगठन से विलय होने के लिए तैयार रहते हैं। 2 संगठनों की भी एक जैसी विचारधारा मिलती है, तो वह एक साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि धम्म की परिभाषा ही भाईचारे की परिभाषा है। धम्म की पहचान कहाँ होती है? जब 2 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को धम्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध एंड धम्मा में है, आचार्य जी ने कई बार बताया है, भारती जी ने भी कई बार बताया है कि संगठन की पहचान कब होती है, जब आप क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाते हैं। या जूम पर जो कार्यक्रम चल रहा है, एक संगठन के लिए ऑप्शन के रूप में, विषम परिस्थिति के रूप में कार्य करने का एक साधन तलाश किया गया था। ये कार्य नहीं है, मात्र एक कनेक्टिंग और इंफॉर्मेशन का कार्य है, और हम इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज पावर ना समझें। नॉलेज पावर तो शिविर में ही आता है, पार्लियामेंट्री वोट में ही आता है। पार्लियामेंट्री वोट में बैठकर जो निर्णय लिए जाएंगे, जो निर्देश दिए जाएंगे, उसी में इस प्रकार के नॉलेज आएंगे, जो पावर का काम करते हैं, जो एजुकेशन का काम करते हैं, जो एजुकेट करते हैं कार्यकर्ताओं को। इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज पावर ना समझें। इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर आप अपने आप को दक्ष समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं बुद्ध हो गया और मैं विचारात्मक विचारधारा को समझ गया, और मैं ज्ञानात्मक जो नोट्स है उनको भी मैंने प्राप्त कर ली है। ये तीनों तभी कार्य दक्ष होते हैं आप, जब इनको आप फील्ड में जाकर
विचारात्मक, विवरणात्मक और बोधात्मक 3 प्रकार की विचारधाराओं से निकल कर आते हैं, तब आप में कौशल्स आते हैं, स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट होता है। और व्यक्तिगत स्किल्स डेवलपमेंट हुए बगैर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिलेबस है जो आचार्य जी देते हैं, उस पर बार-बार वो अपडेट भी करते हैं, समय के अनुसार अपडेट करते हैं, और भारती जी उसको फील्ड में जा जाकर और हम सबको अच्छी तरीके से समझाते हैं। रात दिन कार्य करते हैं वो, लेकिन उनके पीछे किसी भी व्यक्ति की नाराजगी आज तक व्यक्त नहीं होती, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तरीके से तैयारी करते हैं, लोकतांत्रिक तैयारी से संगठन को तैयार करते हैं। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति विशेष के जाने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक आता है, एक जाता है, ये प्रक्रिया है संगठन की। मैं 14 साल से देख रहा हूँ, कई अच्छे विद्वान आए और चले गए। जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि कई महात्मा आए और कई महात्मा चले गए, लेकिन समाज का सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे हमें नॉलेजफुल व्यक्ति आएंगे, इंफॉर्मेशनफुल व्यक्ति आएंगे, जो हमको चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गाइडलाइन के अनुसार ही चलना है। ये मेरा आपसे निवेदन है, और मैं शेष समय हमारे आचार्य जी को और संस्थापक जी को देना चाहता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, आपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। और अगले क्रम में मैं वेबिनार को आगे बढ़ाता हुआ आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य महोदय परम सम्माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से आग्रह करता हूं कि वो आए और आज के इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय आचार्य महोदय। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं महापुरुषों को सर वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो हेलो। हाँ, वीडियो ऑन है सर, बोलिए। हाँ, सभी महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज की इस वेबिनार मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा पुनः जय भीम। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे क्षमा चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं कि जो योजना लेकर हम चल रहे थे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ही साथ एक ऐसा संघ भी हम बनाएंगे जिसमें हम देश के युवाओं को, जो अभी पेट पालने की मुहिम में लगा हुआ है, ग्लैमर और चकाचौंध के जीवन की ओर आकर्षित है, उसे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, कांसीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए इस ओर भी डाइवर्ट करेंगे, इस ओर भी प्रेरित करेंगे। ये एक मन में ऐसी भावना थी, और वो लोग उस संघ के माध्यम से समाज के बीच शांति दूत का काम करेंगे। समाज तो अबोध है, ज्ञानी हैं, जो गृहस्थ हैं वे स्वार्थी जीवन जीते हैं, उनमें बहुत सी कमजोरियां हैं, वे सम्मान के भी भूखे हैं, वो महत्वाकांक्षी भी होते हैं, वे लालची भी होते हैं, वो पद प्रतिष्ठा के लिए भी लालायित रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ में संपर्क बनाकर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कमल का फूल जो कीचड़ से ही निकलता है, तो हम सब दलदल हैं, कीचड़ हैं, उनके बीच में से ही ऐसे शांति दूत निकाले जाएंगे जो हमारे बीच में मैत्री का, भाईचारे का,
संदेश प्रचारित करेंगे, हमारी अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके अपने महत्व को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि उसमें रुकावटें आ रही हैं। सबसे पहले जो मिले थे उन्होंने इतना दुख नहीं दिया था, वो शांतिपूर्वक जो उन्हें रुचि थी, जिस काम में उन्हें रुचि थी, उस काम को ही वो करना चाहते थे, वो चले गए। लेकिन इतना बड़ा व्यवधान उन्होंने पैदा नहीं किया था। दूसरे भी थे, उन्होंने भी इस तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करने की आवश्यकता पड़ रही है। कोई भी जो थे, हमारे जो खासकर गृहस्थ थे, उन्होंने चाहे जो भी गलतियां की हों, उनके तरफ से तो प्रतिक्रियाएं नहीं थी। लेकिन जिन्हें शांति दूत बनना चाहिए था, जिन्हें बंधुत्व क्या होता है, मैत्री क्या होती है, और उसके लिए मुझे कैसा रोल मॉडल बनना है, मुझे आपस में ये सारी बाधाओं को दूर करके अपने संगठन को किस तरह से आगे लेकर जाना है, ये इसमें जो कमी दिखाई दे रही है। और उसमें मुझ पर भी ये दोष आ रहा है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि मैं इसके लिए बड़ा उत्सुक था। मेरी उत्सुकता इस कारण नहीं थी कि मैं कोई अपनी मोनोपोली चलाना चाहता था। मेरी उत्सुकता सिर्फ इस बात की थी कि हमारे समाज को फुल टाइम वर्कर मिले। और आज जो समाज का युवा है वो केवल ग्लैमर की ओर आकर्षित है, पेट पालने की ओर आकर्षित है, स्वार्थी जीवन की ओर आकर्षित है। मैं भला, मेरा परिवार भला, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा भली, मेरी धन दौलत प्रॉपर्टी भली, इसमें ही खुश है। तो उस युवा को इस क्षेत्र में डाइवर्ट किया जाए, और केवल अपील से वो डाइवर्ट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ऐसा एक प्रोजेक्ट दिखाई देना चाहिए जिसके माध्यम से युवा इस ओर डाइवर्ट होगा। भले ही हमारी कमजोरी होगी कि हम उस बड़े पैमाने पर युवाओं की खोज नहीं कर पाए, लेकिन जो भी मिले हैं, और यदि उन्होंने ट्रेनिंग से ये बात सीखी थी, तो उन्हें सामंजस्य बिठालते हुए, और मैत्री क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है, इसका उन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए था। उन्हें एक शांति दूत की तरह उभर कर आना था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन्हें हम शांति दूत बनाना चाहते थे, वही आज अशांति पैदा कर गए। चाहे हमारी लाख भी गलतियां हो, तो हमने तो शिविरों में कहा कि गृहस्थ तो गलतियां करता ही है, ठीक है, लेकिन हम सब मिलकर उन कमियों को दूर कर सकते हैं। बातचीत के माध्यम से मिलजुल कर हम अंदर ही अंदर अपने मन में बातों को दबा कर रखेंगे और एक अलग तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, तो उससे नुकसान हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव आते हैं। हम सभी को जैसा हम सोचते हैं वैसा बना नहीं सकते हैं, लेकिन एक संगठन है, उसने हमें बहुत बड़ी पहचान दिया है। उसके माध्यम से ही हम आज जाने पहचाने जाते हैं, लोग हमें स्वीकार करते हैं। तो हमें उस संस्था के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उस संस्था के प्रति हमारी भावना जो है वो आदर की भावना होना चाहिए, क्योंकि उस संगठन ने ही हमें पहचान दी है। तो चूंकि मैं अपना जो दायित्व निभा रहा हूँ इतने सालों से, 2009 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आस्था अपने संगठन के प्रति है, क्योंकि उस संगठन की ही वजह से मैं जाना पहचाना जाता हूँ। जो भी बातें मैंने सीखा हूँ तो मैं वही बातें शिविरों के माध्यम से रखता हूँ। तो ऐसा समझ के चलिए कि मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि युवा तो इस ओर डाइवर्ट हो। अब वो युवा बाद में क्या कर जाते हैं तो उसका मुझे खेद रहता है, लेकिन हम चाहे जैसा भी हो प्रयास करते रहेंगे कि युवा जो है वो स्वार्थी जीवन से दूर होकर इस क्षेत्र में भी योगदान दे, और योगदान देकर वो शांति दूत बनने का काम करे, एक मॉडल बनने की करे, और एक भाईचारा क्या होता है, मैत्री क्या होती है, हमारी कमजोरियों को नजरअंदाज करके हमारे समाज को, गृहस्थों को अपने पीछे चलने के लिए कैसे हम बाध्य कर सकते हैं। और चाहे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, कहीं कुछ भूल चूक होती भी है, तो उन पदाधिकारियों के साथ में भी तालमेल बिठाल कर हम इस संस्था को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। ये संस्था जो है
ये संस्था ने ही इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि युवाओं का किस तरह से, जो युवा बड़ा त्याग करके आएंगे और उस त्याग की वो पराकाष्ठा तक जाएंगे, उस ऊंचाई तक जाएंगे। ये सारी बातें हमने इसलिए तय किया था ताकि फुल टाइम वर्कर मिलके जो ब्राह्मणवाद जिस तरह की फौज तैयार कर रहा है, तो ऐसी फौज हम बना सकें और बाद में हम जीवित रहें या ना रहें, ये फौज जो है ये अनंत काल तक, चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल तक ब्राह्मणवाद का या किसी भी विचारधारा का मुकाबला करती रहे। तो ये मुकाबला तभी हो पाएगा जब वो शांति दूत बनकर मैत्री को स्थापित करके, भाईचारे को स्थापित करके, सम्यक वाणी का उपयोग करके, मृदुभाषी होके आपस में किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारी बातों को सीख करके, चाहे कितना भी कोई, जैसे हमने बुद्ध और उनके धम्म का भी उदाहरण देते हैं, एक भिक्षु के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें शामिल किया है बुद्ध और उनके धम्म में कि कोई जानबूझकर भी आपका कोई अपमान कर दे, चाहे चिढ़ाने के लिए भी आपका कोई अपमान कर दे, तो भी आपको नाराज नहीं होना है, ये ही आपकी परीक्षा है। लेकिन यहाँ तो नाराज करने के लिए या चिढ़ाने के लिए भी यदि आपको कोई नाराज नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी नाराजगी उभर कर आ रही है, तो ये इस तरह की कमजोरियां जो हैं ये उचित नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे अपने शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे बढ़ाने के लिए भी और युवाओं को इस दिशा में आकर्षित करने के लिए, चाहे बाद में हम फिर जिस तरह से भी उनका उपयोग करना हो वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो शिविर चलते हैं, जो क्लासेस चलती हैं, जो कैडर कैंप चलते हैं या जो प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, वो चलते ही रहेंगे, उसमें तो कोई रुकावट आनी नहीं है। मैं भी जो है काफ़ी हद तक अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ, तो मैं बार बार, जैसे मेरा अभी 11 और 12 तारीख को हैदराबाद में शिविर है, नागपुर वाले साथियों के माध्यम से वो हैदराबाद में शिविर लगा था। फिर अभी नीलपेश भाई वाघ जो हैं अपने बड़ौदा के, उन्होंने 2 और 3 जुलाई का मेरा शिविर लिया है। तो मुझसे जो ये गलतियां हुई हैं, जो मैं अपने मन से ही शिविर देता रहा, तो मैं अब ये कोशिश करूंगा कि जब भी मुझसे कोई बात करेगा शिविर के लिए, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अब आप राष्ट्रीय कार्यालय की पहले अनुमति ले लीजिए। राष्ट्रीय कार्यालय की जानकारी में मेरे शिविर भी होने चाहिए, ताकि राष्ट्रीय कार्यालय भी अपने तरफ से उस शिविरों को अपनी सहमति प्रदान करते हुए, जो भी प्रचार का माध्यम है हमारा, चाहे व्हाट्सएप का माध्यम हो, चाहे फेसबुक का माध्यम हो, उस माध्यम से राष्ट्रीय कार्यालय भी उसमें सहयोग कर सके। तो मुझसे भी ये बड़ी चूक होती रही कि मैं भावावेश में आकर या आपसी संबंधों के चलते अपने शिविर देता रहा। तो अब मेरे मन में इस तरह का विचार आया है कि ये इस तरह की जो गड़बड़ियां आ जाती हैं, तो चाहे मुझसे भी बात करना हो, लेकिन मैं अपने साथियों से यही आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय कार्यालय को इसकी जानकारी होनी चाहिए और राष्ट्रीय कार्यालय की सहमति भी होनी चाहिए, ताकि हमारे संगठन में एक रूपता दिखाई दे। तो ये जो दो का अभी जो शिविर हैं, खासकर एक हैदराबाद का और दूसरा जो है अपना बड़ौदा का, गुजरात बड़ौदा का, तो उसके बाद से जो भी साथी मेरे शिविर चाहते हों, तो उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि वो मेरे से बात करने के अलावा राष्ट्रीय कार्यालय से भी माननीय अपने हमारे संस्थापक जी हैं आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब या कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध जी, तो इनकी भी बात आदेश लेने की या परमिशन लेने की नहीं है, लेकिन जानकारी में रहना चाहिए ताकि आपसी का तालमेल बना रहे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। हमारे तरफ से जो भी प्रयास हैं वो हम जारी रखेंगे। हमारी बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी से हमारे मन में द्वेष नहीं है। जिन्होंने भी हमारे साथ जो भी किया होगा, तो इस तरह की अब बातों को मैं चाहता हूं कि कभी भी अपने वेबिनार में या किसी भी इसमें मत लाइए। हमारे इसमें सहनशीलता, क्षमाशीलता सब कुछ रखा हुआ है। जिसने भी जो भी किया कोई बात नहीं है, उसका भी मंगल हो। जो अलग से कुछ करना चाहते हैं तो हमारी मंगल कामनाएं उनके साथ में हैं।
कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। हमारी ये संस्था है, हम अपनी संस्था के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, हम अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञ रहेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारा योगदान हो सकता है वो योगदान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई चला भी जाता है तो उसके बारे में ज्यादा चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। उनके मन में जो भी आया होगा, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता उनको मिली हुई है, उन्हें लगता है कि ये संगठन अब मेरे लायक नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि भाई ट्रेन में बैठे कोई चढ़ता है, कोई उतरता भी है, उतर गया कोई बात भी नहीं है, उनका मंगल हो, वो अपने मकसद में कामयाब हो, सफल हो, वो भी सफल होंगे तो धम्म का ही प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन हम अपनी संस्था के प्रति जो हमें पहचान दे रही है, जिसकी वजह से हमारा मान सम्मान भी है, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, हम उसके प्रति वफादार रहें और तन मन धन जो भी हमारा योगदान हो सकता है हम उसके लिए योगदान देते रहें। तो मेरा शिविर तो चलते रहेंगे, जहाँ कहीं से भी आपको आवश्यकता होती है वो करें और हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक और आचार्य इसमें तैयार हो ताकि वो एक दिन का तो कम से कम शिविर ले सके। तो इस तरह का बाद में हम कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध जी और माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब ऐसे वरिष्ठ लोगों से बात करके एक प्रशिक्षण आगरा में यदि संभव हुआ तो जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका जो हैं जो बाद में प्रशिक्षण ले सकें तो उनके लिए कैडर कैंप जो है वो 3 दिन का या 2 दिन का रखें ताकि उसके बाद से वो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ इस तरह से वो खुद भी राष्ट्रीय आचार्य बनकर काम कर सके। क्योंकि अभी मैं ही अकेला हूँ तो एक अकेला बहुत लंबे समय तक काम भी नहीं कर सकता और पूरे देश भर में जा भी नहीं सकता। तो हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आचार्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे संगप्रिय गौतम जी एक तैयार हुए थे, तो इस तरह से जो भी हैं बहुत समय नहीं दे सकते हैं, कोई कर्मचारी भी हैं बहुत समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम छुट्टी के दिन तो वो चाहे 10 लोगों को समझा सकते हैं, 20 लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि कैडर कैंप जो है एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करती है। जैसे कांसीराम साहब जी के दौर में जिनसे हमने सीखा है सब, तो उनके दौर में ये फैक्ट्री का ही काम करती थी और कार्यकर्ता गांव-गांव में पैदा होते थे। तो आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने प्रशिक्षण शिविरों का सिलसिला शुरू किया है, तो इसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर आचार्य पैदा करने की एक मुहिम भी छेड़ेंगे और उसके लिए यदि संभव हुआ तो आगरा में 3 दिवसीय शिविर लगाकर प्रशिक्षण लेने वालों का जो इच्छुक हैं उनका शिविर लगाकर और उनका वहां पर ट्रायल भी लिया जा सकेगा। मैं माफी चाहता हूं जो भी गड़बड़ियां आ गई है, लेकिन हमको उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है। वो स्वतंत्र हैं, वो जो भी चाहते हैं वो करते बैठे, लेकिन हम अपने दिल से उनके प्रति जो भी हमारी भावनाएं होंगी उनको हम दूर करें और हम अपने संगठन में कम से कम प्यार मोहब्बत भाईचारा ये बनाकर चले और कार्य करते रहेंगे। धीरे धीरे करके हम चलते रहेंगे। हमसे तो गलतियां होंगी, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, कोई बात नहीं है। उन गलतियों को दूर करते करते हम आगे जाना चाहते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और फिर से जैसे कहते हैं ना कि नई सुबह है, नई सुबह तो फिर हम निकलेंगे और मंजिल तक जाने की कोशिश करेंगे। कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में रहता है किसी के लिए भी, और कितना कामयाब होंगे इसका भी कोई मापदंड नहीं होता है। लेकिन हम अपने संगठन के प्रति वफादार रहेंगे, तन मन धन से उसके प्रति कार्य करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप मुझे सम्मान देते हैं उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय आचार्य महोदय जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आज की जो वेबिनार चल रही है जिसकी अध्यक्षता हमारे